नमस्कार, मैं अनुराग शांडिल्य और आप देख रहे हैं द MM न्यूज नेटवर्क। अभी हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पे। कोढ़नी उपचुनाव में हमने देखा कि महागठबंधन की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। तो इससे एक देखने को मिल रहा है कि बिहार की राजनीति में एक रेडिकल चेंजेस होने को मिल रहे हैं, क्योंकि 3 दशक तक हमने लालू नीतीश की शासन को देखा है, लेकिन अब जो है, अब आने वाली जो स्थिति है, आने वाला जो समय है, वो युवा नेताओं का है। तो इसी बीच हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर मिथिलेश वत्स, जो बिहार की राजनीति को पिछले 1 दशक से देखते आए हैं और उनको एक बिहार की राजनीति पे एक खासा अनुभव है। वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। तो स्वागत है डॉक्टर मिथिलेश वत्स आपका द MM न्यूज नेटवर्क। शुक्रिया। कि मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान सभा करते हैं और पूरा माहौल पलट जाता है। तो आप इस माहौल को, इस प्रचार को किस तरह से देखते? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद जिस अंदाज में चिराग पासवान ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर नजर आएंगी कि इससे पहले की भी, अभी तो हम लोग उपचुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले जो चुनाव हुए हैं, जो बिहार इलेक्शन हेल्ड हुए हैं, उसमें आपको नजर आएगा कि चिराग पासवान एक फैक्टर रहा है। चिराग पासवान ने पूरी तरीके से पूरे बिहार के लोगों में, खास करके युवाओं के अंदर, अपनी छवि को निखेरने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान जी की मृत्यु की बात हम कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से उनका परिवार टूटा है, जिस तरीके से उनका सब कुछ टूटा है, जिस तरीके से उनकी पार्टी टूटी है, इसके बावजूद भी अपने आप को बिहार के चुनाव में और बिहार के सरगर्मी में अपने आप को रखना, ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में चिराग पासवान एक ज़बरदस्त नेता के तौर पर हमें उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि कोढ़नी उपचुनाव में उनका प्रेजेंस मैटर करता है और मैटर किया है। जैसा कि आपने कहा कि कोढ़नी उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन जब चिराग पासवान जाते हैं, भीड़ बदल जाता है, और आपने उस सर्कमस्टेंसेस को बताया कि किस तरह से चिराग पासवान पिता के मरने के बाद उभरते हैं और बीच में उसकी पार्टी भी टूट जाती है। तो आपके कहने का प्रतीत है कि चिराग पासवान आने वाले समय में CM कैंडिडेट या CM हो सकते हैं बिहार के, क्योंकि बिहार ने लगभग 3 दशकों से एक ही सरकार को देखा है, लालू और नीतीश की सरकार को। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव 2025 विधानसभा में चिराग पासवान मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे NDA से? नहीं, मैं इतना जल्द मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, लेकिन जिस अंदाज में वो लगातार परफॉर्म करते जा रहे हैं, एक मैच्योर नेता, एक परिपक्व नेता के तौर पर जिस अंदाज में वो उभर रहे हैं, मेरा मानना है कि बहुत ही जल्द बिहार एक बदलाव को देखेगा। और जिस अंदाज में चिराग ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है, जिस अंदाज में वो नौजवान होकर सड़क पर पुलिस की लाठी हो या फिर जो है लगातार पुलिस की तरफ से जो पानी का बौछार होता है उनको झेलना, वो कोई ऐसा नहीं, वो इससे पहले अभिनेता भी रहे हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आपको ये नहीं लग रहा है कि एक अभिनेता के तौर पर वो आ रहे हैं या फिर एक ज़बरदस्त फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो गरीबी से उठे हैं, और यही चीज़ बिहार के जनता को टच करती हैं। और शायद यही कारण है कि आने वाले टाइम में निश्चित तौर पर, एकदम बिना किसी हेजिटेशन के मैं ये कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि चिराग पासवान आने वाले समय में, मैं 2025 की बात नहीं कर रहा हूं, 2025 में, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनका एक ज़बरदस्त फैक्टर काम करेगा। और हो सकता है कि जो विपक्षी पार्टी हैं उनको सोचना पड़ जाए कि वो किन से पंगा ले रहे हैं। ये ज़बरदस्त तरीके से उभर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ ये कुछ चंद जातियों में बटा हुआ इनका वोट बैंक नहीं है। बात समझिए जरा, जो विपक्षी पार्टी है, फिलहाल अगर हम राजद की बात करें तो राजद का अपना एक समीकरण है, और ये वो रामविलास जी की पार्टी अब नहीं रही जिनकी पहचान निचले तबके के लोगों से होती थी कि भाई निचले तबके के जो लोग हैं वो उनको वोट दे रहे। ये चिराग की नई पार्टी है, बात समझिए जरा, चिराग की नई पार्टी है जहां पर इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इनका जो अस्तित्व है, वो अपर क्लास के लोगों में, मिडिल क्लास के लोगों में, OBC के लोगों में आपको इनका एग्जिस्टेंस मिलता है। इनकी छवि इस अंदाज में निकलती जा रही है। तो निश्चित तौर पर मैं ये मान रहा हूं कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य हमको बनते हुए दिख रहे हैं।
जैसा कि आपने कहा कि चिराग पासवान सिर्फ एक जाति के लोगों तक सीमित नहीं रहे हैं, वो बिहार में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को टच कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी में आपको ये फोर फ्यूचर नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो भी तो अभी डिप्टी सीएम है, सत्ता में है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काम करे इन 2 सालों में, 3 सालों में, कि लोगों को लगे कि वो भी एक जाति तक सीमित नहीं रहे, वो भी बिहार की पूरी युवा को, पूरे समुदाय को, पूरे वर्ग को टच कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जहाँ तक आपने तेजस्वी यादव जी की बात की, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में कोई कंपेयर ही नहीं है। क्यों? कारण ये है कि तेजस्वी यादव को हर चीज़ बना बनाया मिला। वो तो चिराग को भी मिला। चिराग को मिला, लेकिन चिराग को ऐसे कंडीशन में मिला, अब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी टूटी है, उनकी पार्टी 2 भागों में टूटी है, उनका परिवार टूटा है। आप ये फैक्टर आप गौर कर रहे हैं कि नहीं है? अभी लालू जी जिंदा है, महादेव की दया से वो स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन तेजस्वी जी को शुरू से इनहेरिट उन्होंने किया है, एक शानदार वोट बैंक को उन्होंने इनहेरिट किया है। तेजस्वी यादव ने कोई नया वोट बैंक क्रिएट नहीं किया है आरजेडी के लिए, बात समझिएगा जरा। लेकिन जहां तक हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, फिलहाल जो चिराग पासवान की पार्टी नजर आ रही है, उनका सर्वमान्य एक तरह से वो नेता हो रहे हैं आने वाले समय में। यहां तक कि अभी युवाओं का ये वो आइकन बनने जा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने हाल फिलहाल में वीडियो देखा है, जिस तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अपनी बातों को रख रहे हैं, या फिर उनकी भाषा देखिए, क्या शालीनता है, क्या शानदार तरीके से वो बोलते हैं। यहाँ तक कि मैंने उनके राइटिंग्स देखी कि किस तरीके से वो अपने विरोधियों को शानदार अंदाज में जवाब देते हैं और बहुत इज्जत के साथ। और ये चीज़ें खास करके पढ़े लिखे आवाम में बहुत घर करती हैं। और यही कारण है, मैं तेजस्वी यादव की निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि उनको एक बना बनाया वोट बैंक है, बात समझिए जरा। उनको एक बना बनाया वोट बैंक है, जिस अंदाज में वो परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एज कंपेयर टू चिराग पासवान जिस कंडीशन में उन्होंने पार्टी को हैंडल किया है, जिस तरीके से उनके चेहरे पर जो है आपको एक अंदाज़ा आप लगाइए कि जिस समय में रामविलास जी की मृत्यु हुई, जिस अंदाज में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, क्या शानदार तरीके से बिहार के लोगों के अंदर उनकी छवि बन के उभरी हैं, जो छवि मेरे ख्याल से वो तेजस्वी यादव की अभी तक नहीं उभरी है। तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता रहे थे, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही नीतीश कुमार के साथ वो आए, उनकी अपनी छवि जो है उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आने की कोशिश की। तो नीतीश कुमार का जो एक नेगेटिव फैक्टर है, वो तेजस्वी यादव को अभी भी कहीं ना कहीं कटघरे में लाकर खड़ा करता है कि अभी वर्तमान परिदृश्य में तेजस्वी यादव को लीड करना चाहिए था, लेकिन आज वो सेकंड नंबर पर है। दुख इस बात का है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस है। वो वीकनेस आपको क्या कहते हैं, चिराग में आपको नजर नहीं आ रही है फिलहाल। जैसा कि आपने बताया कि चिराग जो है वो सभी दलों के नेता हैं, तेजस्वी नहीं बन पाए। तेजस्वी चिराग से छोटे भी हैं उम्र में, और दोनों के पास काफ़ी वक्त है। तो ऐसा कौन सा बात है, कौन सा गुण है जो चिराग तेजस्वी को अलग करता है? मतलब चिराग जो है वो तेजस्वी से काफ़ी आगे निकल जाते हैं उन बातों में जो तेजस्वी सत्ता में रहकर भी लोगों को नहीं पहुंचा पाए, लोगों को नहीं छू पाए। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, चिराग पासवान पूरी तरीके से नीतीश कुमार के विरोध में रहे। शुरू से उन्होंने अपना एक स्टैंड क्लियर किया है। जहां तक तेजस्वी यादव जी की बात है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले उस चुनाव में नीतीश जी के विरोध में उन्होंने बात करी, उनके विरोध में जनसभाएं करी। और अब जब परिस्थितियां बनी तो आप सत्ता के लोलुपता में आपने क्या किया कि नीतीश कुमार को गुरु माना और नीतीश कुमार को लीड करने का मौका दिया। आप उनके असिस्टेंट बनकर रह गए। लेकिन चिराग पासवान ने अभी तक कोई समझौता नहीं किया, और जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक नीट एंड क्लीन छवि के नेता अगर बिहार में पनप रहे हैं तो वो बन रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। उस बंदे ने समझौता नहीं किया। वो छवि आप याद करें लालू जी की, जिन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया आजीवन, अभी तक उन्होंने बीजेपी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन उनके सुपुत्र जी ने
नीतीश जी के सामने झुकना स्वीकार किया। यही बात चिराग पासवान को तेजस्वी यादव जी से अलग करती जी। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में चिराग को बीजेपी मौका देगी या नहीं, या तेजस्वी या चिराग में से दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन के खड़े होंगे, या दोनों एक दूसरे के मित्र हो जाएंगे, या दोनों एक दूसरे के अलायंस हो जाएंगे, या चिराग को खुद आगे आके एक फ्रंट पे लीड करना पड़ेगा? तो आप इन सब को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि चिराग को खुद आगे आना चाहिए या एनडीए गठबंधन उसको मौका देगी? सबसे पहली बात कि चिराग पासवान जी को खुद मालूम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दूसरे, जिसको ओपोनेंट कहते हैं, ओपोनेंट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, जी जी, कोई भी ओपोनेंट पार्टी को उनके किसी लीडर को प्रमोट नहीं करने जाएगी, और खास करके मेरा मानना है बीजेपी तो कभी नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को चाहिए कि वो अपना स्टैंड जिस अंदाज में क्लियर किए हुए हैं उसी अंदाज में वो आगे बढ़ते रहें। तेजस्वी यादव से उनका कंपैरिजन होगा, उनका कंपटीशन भी होगा, ज़बरदस्त राइवल होंगे। तेजस्वी और चिराग आने वाले समय में ये दोनों एक बेहतरीन प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी सलाह तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो लोग खुद नेता हैं, उनको मालूम है उन्हें आगे क्या करना है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, उनको अपना स्टैंड ऐसे ही क्लियर रखना चाहिए और अपनी पार्टी को लीड करना है। और अपनी पार्टी को कैसे लीड करना है ये उनको बेहतर तरीके से मालूम है। तो कम से कम अपनी पार्टी की छवि जिस अंदाज में वो बनाते जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो उसी अंदाज में अगर वो बनाते रहें, उसी अंदाज में वो अपने पार्टी को लेकर अगर आगे बढ़ते रहें, तो आने वाले समय में एक ज़बरदस्त मुकाबला तेजस्वी वर्सेस चिराग हम देख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त हम लोगों के बीच दिए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे चिराग और तेजस्वी के भविष्य पे या आने वाले समय पे कि कौन आगे लीड करता है। तो हमारे साथ थे बिहार की राजनीति को एक दशक से गौर कर रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश वत्स, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिथिलेश जी। शुक्रिया। तो आप सबों को मेरा प्रणाम, और आप देखते रहिए द MM न्यूज़ नेटवर्क।